हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। परचम फाउंडेशन के बैनर तले आयोजित इस प्रोग्राम के फरहान आज़मी, मेरे साथ मौजूद एमिनेंट स्पीकर्स डॉक्टर कफील, उमर खालिद, फहद, मोबिन सोलकर और संविधान और देश के झंडा को बचाने के लिए मौजूद मेरे भाइयों बहनों प्यारे बच्चों। डॉक्टर कफील जब यहाँ पर आए तो उन्होंने मुझसे एक सवाल किया कि सर मैंने तो रिज़ाइन नहीं किया, आप कैसे कर दिए। मैंने कहा आपको बिल्कुल रिज़ाइन नहीं करना चाहिए, आप डॉक्टर हैं, आप जब तक सर्विस में रहेंगे बच्चों को बचाएंगे और जो लोगों की जान है उसको बचाएंगे, लेकिन अगर मैं सर्विस में रहूंगा तो अगर ये काला कानून अगर लागू होगा तो मैं लोगों को पकड़ करके डिटेंशन सेंटर में डालूंगा। इस इनह्यूमन एक्ट को करने के लिए, अमानवीय काम करने के लिए, गैर इंसानी काम करने के लिए अब्दुल रहमान जॉब में कंटिन्यू नहीं कर सकता। बहरहाल बहनों भाइयों, ये अवेयरनेस प्रोग्राम है तो मुझे लगता है कि आप जितनी जानकारी लेकर के जाएंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि ये एक ऐसी मुहिम है, एक ऐसा जद्दोजहद है, एक ऐसा आंदोलन है जिसमें हम जितने गैर मुस्लिम भाइयों को जोड़ दें उतना अच्छा है, क्योंकि खतरा सिर्फ हम पे नहीं है, खतरा उन पे भी है। जब भी देश में कोई आंदोलन होता है, जब भी देश में कोई उथल पुथल होता है, कोई चेंज होता है, परिवर्तन होता है, तो उसका एक हीरो निकल करके आता है। आज जो देश में हो रहा है उसका हीरो कौन है? हमारी औरतें। जेएनयू के साबरमती आश्रम में 5 जनवरी को मास्कधारी गुंडे घुस करके जब वहां पे उन लोगों ने हमला किया था और लड़कियों को और लड़कों को मारा था, तो वहां की हीरो थी आईसी घोष, जो पट्टी बांध करके और अस्पताल से टीवी का बाइट दे रही थी और हिम्मत के साथ कह रही थी कि ये जो गुंडे थे ये एबीवी के गुंडे थे। अली जामिया यूनिवर्सिटी में जब बच्चों को पुलिस, यूनिवर्सिटी, मस्जिद, हॉस्टल और कई जगहों से निकाल करके मारपीट कर रही थी और हाथ ऊपर करके जब लेकर के जा रही थी, तो अपने एक मर्द साथी को बचाने के लिए जो एक लड़की आई थी और जिसने पुलिस को ऐसे उंगली दिखाया था, वो है हमारी हीरो। नियर 0 डिग्री टेम्परेचर में अपने बच्चों को लेकर के, अपने बूढ़ी माँ और सांस को लेकर के बैठी औरतें जो हैं शाहीन बाग में, वो है हमारी हीरो। भाइयों, मैं बता दूं कि मैं कोंडवा का शाहीन बाग, कैंप का शाहीन बाग, मुमरा का शाहीन बाग, कासीवाड़ा का शाहीन बाग, दिल्ली का शाहीन बाग, ये सारे शाहीन बाग में जाकर के देख के आ रहा हूं। और मैंने देखा है कि ये जो औरतें आई हैं, यह सिर्फ और सिर्फ देश को बचाने के लिए निकल करके आई हैं। कई बार ये आंकड़े आपके सामने दिया जाता है और ये बात सही है कि मर्द अपने डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, औरतें थोड़ी पिछड़ जाती हैं। यह भी कहा जाता है कि जब वो घर चेंज करती हैं, यानी अपने नाम से जब अपने वालिद का नाम हटा करके अपने शौहर का नाम जोड़ती हैं, तो वहां पे स्पेलिंग मिस्टेक होता है या डॉक्यूमेंट नहीं बनता है, तो अगर एनआरसी का एक्सरसाइज होगा तो औरतें ज्यादा होंगी। ये बात सही है, लेकिन इससे ज्यादा सही बात यह है कि औरतें जो आज रोड पर हैं, आज सड़कों पर हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को बताने के लिए है, कानून को बचाने के लिए है। और इस बात को नरेंद्र मोदी की सरकार को समझना चाहिए। हमारे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं लोग एहतजाज कर रहे हैं, लोग जो है हिंसा कर रहे हैं, इनको तो हमसे बात करनी चाहिए। यहाँ पे जितने लोग हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, 1 महीना हो गया
हमारी औरतें बच्चों के साथ ठंड में हैं, कितनी मुश्किल से हैं। आपके पास बहुत सारी महिला मंत्री हैं, आपने किसी एक को अपना एजेंट बना करके या अपना रिप्रेजेंटेटिव बना करके आपने भेजा उनसे बात करने के लिए? आपने नहीं भेजा उनसे बात करने के लिए। आज हमारी जो औरतें हैं पूरी तरह से डेमोक्रेटिक वे में, पीसफुल वे में एहतजाज कर रही हैं। आज पुलिस जो है परमिशन नहीं दे रही है। आर्टिकल 19 के तहत अगर किसी कानून को हम नहीं चाहते हैं, अगर किसी सरकार के किसी हरकत हमें पसंद नहीं है, सरकार का किसी काम हमें पसंद नहीं है, तो हमें एहतजाज करने का हक है। पुलिस कैसे नहीं परमिशन देगी? 144 और बॉम्बे पुलिस एक्ट का 3713 को आप कंटिन्यूड वे में लगा नहीं सकते, लगातार नहीं लगा सकते। आप भाई एक जगह से दूसरे जगह तक मार्च करने का परमिशन नहीं देते हैं। मुंब्रा में हमारी जो औरतें बैठी हुई हैं उनको वहां पे परमिशन नहीं देते, तो क्या रेल की पटरियों को उखाड़ने के लिए परमिशन देंगे? घरों को जलाने के लिए परमिशन देंगे? लोगों को मारने के लिए परमिशन देंगे? आपने देखा है क्या गुर्जर आंदोलन हुआ, यहां पे जाट आंदोलन हुआ, रियासत को अलग करने के लिए आदिवासियों ने आंदोलन किया, रेल की पटरियों को उखाड़ा। क्या हमारी औरतें किसी को मार रही हैं, किसी पे हिंसा कर रही हैं? क्या रेल की पटरियों को उखाड़ रही हैं? ये बिल्कुल पुलिस का जो एक्शन है पूरी तरह से अनडेमोक्रेटिक है। और मैं इस मंच से पुलिस को कहता हूं कि आप पहले कानून का पालन करना सीखो। और अगर इस देश की जनता और इस देश का नागरिक किसी कानून को पसंद नहीं करता और एहतजाज करना चाहता तो बिल्कुल एहतजाज करने की परमिशन है। और अगर परमिशन नहीं मिलता है तो मैं कहता हूं कि you just inform the police station and carry on your business। देखते हैं कि पुलिस कितना गुना दाखिल करती है। लेकिन मैं बता दूं बहनों और भाइयों, पीसफुल होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए। मैं ये बार बार कहता हूं, नो साइलेंस नो वायलेंस। अगर हमें कोई चीज पसंद नहीं है तो हमें आवाज उठानी सीखनी चाहिए। लेकिन अगर हम रास्ते पे उतरते हैं तो पूरा हमारा जो जद्दोजहद है पूरा डेमोक्रेटिक होना चाहिए, पूरा पीसफुल होना चाहिए। हमने मॉब लिंचिंग को देखा, हमने ट्रिपल तलाक को देखा, हमने 370 को देखा, और आज हम एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को फेस कर रहे हैं, अपने वजूद के खतरे को महसूस कर रहे हैं। जिस दिन पहलू खान को मारा गया था अलवर में, जिस दिन जुनैद को ट्रेन से उतार करके मारा गया था, और जिस दिन दादरी में अखलाक को मारा गया था, उस दिन अगर हम इतना जाग जाते, उस दिन अगर हम आवाज बुलंद करते तो आज ये दिन देखने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे दोस्तों, इस देश के आप नागरिक नहीं हैं, आप इस देश के ऑनरेबल सिटीजन हैं, सम्माननीय नागरिक हैं, बाइज्जत शहरी हैं, और इसको दिखाने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं है उस पर एहतजाज कीजिए। आज जितनी लोग सड़कों पर निकल करके आ रहे हैं, जब अलवर में पहलू खान का कत्ल हुआ था उस दिन अगर वहां पे एक शाहीन बाग हो जाता तो उससे आगे आने वाले जो मॉब लिंचिंग थे वो बंद हो जाते, लेकिन ये नहीं हुआ। और ये ठीक से देर से सही आज हम जगे हैं और एहतजाज कर रहे हैं। भाई हमारे सामने मुद्दा है एनआरसी, सीएए और एनपीआर। इन तीन चीजों को मैं थोड़ा थोड़ा 2-2 मिनट बोलूंगा, 1-2 मिनट ज्यादा हो जाए तो। सबसे पहले एनआरसी। आसाम में एनआरसी हुआ और आपने देखा कि उसका क्या रिजल्ट है। आसाम में जो एनआरसी हुआ वो एक जरूरत के तहत हुआ। जब 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ तो बहुत सारे बांग्लादेशी वहां पर आए। बिहार और उत्तर प्रदेश से मजदूर चाय के बागानों में काम करने के लिए गए और वहां के लोगों ने ऑब्जेक्ट किया। 1985 में राजीव गांधी का जो एकॉर्ड हुआ था, आसाम एकॉर्ड, उसमें एक कॉलम था कि एनआरसी कराया जाएगा, और वहां पे जो कोर्ट मॉनिटर्ड एनआरसी हुआ, 19 लाख लोग एनआरसी के बाहर हैं।
आपको पता है ये कौन लोग हैं? ये हैं गरीब, मजदूर, किसान, नोमैडिक ट्राइब, दलित और आदिवासी। इसको मजहब पे हम नहीं बांटते हैं कि कितने हिंदू और कितने मुसलमान हैं। दोस्तों, मैं बता दूं कि ये सरकार इस देश के 80 से 85% लोगों से नफरत करती है। कैसे नफरत करती है? मुसलमानों से जो नफरत है, उनको वोट में फायदा मिलता है, इसीलिए मुसलमानों से नफरत हो दिखाया जाता है। दलितों, आदिवासियों, ओबीसीज, मजदूर और किसान से भी यह सरकार नफरत करती है, लेकिन इस नफरत को दिखाती नहीं है। इनको भी खत्म करने पे लगी हुई है, इनको भी तकलीफ देने पे लगी हुई है। एनआरसी हुआ आसाम में, 1600 करोड़ रुपए खर्च हुए। आसाम की आबादी देश की आबादी का 148 है, यानी अगर देश की आबादी 40 है तो वहां की आबादी 1 है। एनआरसी का एक्सरसाइज करने में सरकार के सिर्फ 1600 करोड़ रुपए खर्च हुए। डॉक्टर कफील ने कहा कि लोगों के भी पैसे खर्च हुए। लोगों के तो पैसे खर्च हुए डॉक्यूमेंट बनाने में, लेकिन अपने स्पेलिंग को सुधारने में और अपना नाम रजिस्टर में आ जाए, इसके लिए लोगों ने रिश्वतें दी। रिश्वत के कितने पैसे खर्च हुए होंगे? एक एक आदमी को 10-10 हजार, 15-15 हजार रुपए खर्च करने पड़े। आप इमेजिन कीजिए कि कितना पैसा खर्च हुआ वहां पर। सरकारी आंकड़े से अगर हम जाएं तो 1600 करोड़ रुपए जो खर्चा हुआ, अगर उसको 40 से मल्टीप्लाई करें तो 6400 करोड़ यानी 7000 करोड़ रुपया पूरा पब्लिक एक्सचेकर का खर्च होगा एनआरसी को एक्सरसाइज को अगर ये नेशन वाइड किया जाए। ये जो है हमारा जो एजुकेशन का बजट है, सेंट्रल एजुकेशन का जो बजट है, उसका 2/3 है। इस देश में मैंने किताब लिखी है डिनायल एंड डेप्रिवेशन, उसमें मैंने बताया है कि जो नेशनल एवरेज है 73% लोग पढ़े लिखे हैं, लिटरेट हैं। और लिटरेट का मतलब है कि जो अपना नाम पढ़ ले, अपना नाम लिख ले, वो लिटरेट है। 27% ऐसे लोग हैं जो ना पढ़ सकते हैं ना लिख सकते हैं। मैं पूछता हूं नरेंद्र मोदी और अमित शाह से कि जिस देश में 27% लोग अपना नाम नहीं पढ़ सकते, अपना नाम लिख नहीं सकते, उस देश में क्या एनआरसी होगा? एक बात और मैं बता दूं, फरहान भाई आप इस बात को सुनिएगा। कुछ दिन पहले मैंने ट्वीट भी किया है और उसके पहले ये न्यूज आया था। मराठवाड़ा में गन्ने की जब खेती होती है तो उसका हार्वेस्टिंग सीजन होता है नवंबर से लेकर के फरवरी और मार्च तक। इसमें औरतें जाती हैं काम करने के लिए, गरीब औरतें। ये सीजन मिस नहीं हो और उनकी मजदूरी ना चला जाए, इसलिए 30,000 औरतों ने अपने यूटेरस को डिसकंटिन्यू किया है, काट करके निकाल दिया है कि उनको जो है माहवारी नहीं आएगा और उनकी मजदूरी मिस नहीं होगी। इस बात पे एक मेमोरेंडम गवर्नमेंट को सबमिट कीजिए कि चाइल्ड विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट इसकी इंक्वायरी करे और 30,000 औरतों ने कैसे अपने यूटेरस को डिसकंटिन्यू किया, इस पे पहले कार्रवाई करे। एनआरसी को बाद में देखेंगे। ये एनआरसी जो है वो अगर देखा जाए तो मोरली और फिजिकली इस देश में मुमकिन नहीं है। कैसे मोरली मुमकिन नहीं है? जैसे मैंने कहा 30,000 औरतों ने अपना यूटेरस डिसकंटिन्यू किया और जिस देश में 27% लोग इलिटरेट हैं, वैसे ही मैं आपको बता दूं 40 से 45% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। हमारे आदिवासी भाई 8% आदिवासी जो जंगलों में रहते हैं, उनके पास क्या डॉक्यूमेंट है? हमारे दलित भाई जो अपने बस्तियों में रहते हैं गरीबी रेखा के नीचे, उनके पास क्या डॉक्यूमेंट है? हमारे यहाँ पे नोमैडिक ट्राइब है, आज यहाँ रहते हैं कल वहां रहते हैं, उनके पास क्या डॉक्यूमेंट रहेगा? कहां से अपने आवास का प्रमाण पत्र कहां से ला करके देंगे? जो लोग तोता से भविष्य दिखाते हैं, बंदरों का खेल दिखाते हैं, दो ऐसे बंबू तान करके रस्सी लगा करके उस पर चल करके अपना गुजर बसर करते हैं, गरीब और किसान, ये लोग कहां से डॉक्यूमेंट लेकर के आएंगे? आप बताइए, मोरली इस देश में क्या एनआरसी पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। फिजिकली इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज देखा जाए तो भी एनआरसी पॉसिबल नहीं है। कैसे?
बिहार में 74% जन्म दर को रिकॉर्ड किया जाता है और 43% मृत्यु दर को रिकॉर्ड किया जाता है। यूपी में 62% जन्म दर को रिकॉर्ड किया जाता है और 38% मृत्यु दर को रिकॉर्ड किया जाता है। नेशनल लेवल पे देखा जाए तो लगभग 60% लोगों का जन्म दर रिकॉर्ड किया जाता है और 40% लोगों का मृत्यु दर रिकॉर्ड किया जाता है। 20% बच्चे ऐसे हैं जो बच्चे मरते हैं, उनमें से सिर्फ 20% का रिकॉर्ड होता है। जो एक्सपर्ट्स हैं, पॉपुलेशन के एक्सपर्ट्स, उनका कहना है कि अगर आपको एनआरसी करना है तो ये दोनों जो आंकड़े हैं, बर्थ रेट, डेथ रेट या जो ये चाइल्ड डेथ रेट, ये सब 100% होना चाहिए। या इस देश में 100% है। ये जाहिल लोगों की सरकार, ये कहां से लाया तुमने एनआरसी? तुम आंकड़े नहीं मानते हो, तुम एक्सपर्ट की ओपिनियन को नहीं मानते हो, लोगों के तुम जो जज्बात है उसको तुम नहीं मानते हो, एनआरसी तुम कैसे कराओगे? जितना पैसा खर्च होगा, जो आदमी लगेंगे, जो सारी चीजें लगेंगी, वो बिल्कुल नहीं है। और एक्सपर्ट्स ने लिखा है कि इन सारी चीजों को नहीं रहते हुए अगर एनआरसी किया गया तो इस देश में केओस होगा, तकलीफें होगी, लोग मरेंगे। उनकी परवाह नहीं है। वो चाहते हैं कि हम नेशन वाइड एनआरसी करके लोगों को कैसे धर्म के आधार पर बांट दें और सालों साल हम अपनी हुकूमत को चलाएं। मकसद ये है। आपको किसने अधिकार दिया है कि कल डिमोनेटाइजेशन के नाम पे और आज एनआरसी के नाम पे लोगों को लाइन में खड़ा कर दें? किसने अधिकार दिया है? इस देश की जनता सुप्रीम है और वो डिसाइड करेगी कि एनआरसी होगा या नहीं होगा। हम डिसाइड करेंगे। उसके बाद आते हैं सीएए पे। सीएए का मैं कम से कम 4-5 बार तक इस एक्ट को पढ़ चुका हूं। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि गूगल पे जाइए, 2 पेज का एक्ट है और 2 पेज से अलग उस पे एक वो लिखा गया है, थोड़ा सा कमेंट किया गया है। ऐसे 4 पेज पढ़िए, बार बार पढ़िए, इसको बार बार पढ़िए। आप लोगों को लगेगा ये जो कानून है यह देश की आत्मा के खिलाफ है, हमारा जो संविधान है उसके बेसिक फीचर के खिलाफ है, जो हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है उसके कई आर्टिकल को ये वायलेट करता है। जो कानून इतने सारे चीजों को वायलेट करता है वो कानून कैसे कहा जाएगा? उसको काला कानून कहा जाएगा, गलत कानून कहा जाएगा। कलर्ड लेजिस्लेशन है, लोगों को बांटा जा रहा है। आपने उसमें सारे मजहबों को शामिल किया, मुसलमानों को शामिल नहीं किया। ये क्या आर्टिकल 14 का वायलेशन है कि नहीं? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ कानून हम मानते हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह का दिया हुआ कानून हम नहीं मानते। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल 14 में कहा है कि मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। आपने किस आधार पर डिस्क्रिमिनेट किया? किस आधार पर आपने बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को ऐड किया, बाकी कंट्रीज को आपने ऐड नहीं किया? आप देखेंगे तो पूरा इसमें न्यूमेरिकल एरोगेंस दिखता है, पूरा घमंड दिखता है, कोई भी रीजनिंग नहीं दिखता है। और ये सुप्रीम कोर्ट बार बार कहता है कि बिना रीजनिंग के आर्बिट्रेरली अगर कोई चीज बनाई जाती है तो पूरी तरह से वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और ये कानून भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसको पढ़ें और हम समझें। थर्ड में आता हूं एनपीआर। आप जब सेंसस कमिश्नर एक्ट जो है, 2-3 और इसमें वर्ड से मैं भूल रहा हूं, उसके चैप्टर 15 को पढ़ेंगे तो वहां पे साफ साफ लिखा गया है जो एनपीआर है वह एनआरसी की पहली कड़ी है। एनपीआर इज प्रील्यूड टू एनआरसी। और यह बार बार कहा जा रहा है नहीं, एनपीआर और एनआरसी का कोई संबंध नहीं है। ये पूरे चोर के दरवाजे से एनपीआर को लाने की कोशिश की जा रही है। यूपीए की सरकार ने इन्हीं के दबाव में ये जो एनपीआर का जो फॉर्म है उन्होंने तैयार किया था, उसमें 15 कॉलम की जानकारी मांगी गई थी, आज 21 कॉलम की जानकारी मांगी गई है। कल जाकर के तुम बोलोगे हम 25 कॉलम की जानकारी मांगेंगे,
परसों बोलेंगे हम 31 कॉलम की जानकारी मांगेंगे, तुम क्या खाते हो वो बताओ, कब सोते हो ये बताओ, तुम्हारे फ्रिज में क्या रखा हो ये बताओ। बताइए ये क्या सरकार की जवाबदारी है ये सब लिखने की? आप यहां से अहद करके जाइए कि हम एनपीआर का एक कॉलम भी नहीं भरेंगे। मैं आप लोगों से कहता हूं कि ये समुद्र के किनारे हम खड़े हैं, हम किससे प्रोटेक्टेड हैं? कोस्ट गार्ड हमको प्रोटेक्ट कर रही है। कहीं पे आईटीबीपी लगी हुई है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स लगी हुई है, कहीं पे बीएसएफ लगी हुई है। जब हमारी बाउंड्री चारों तरफ से प्रोटेक्टेड है तो ये घुसपैठिए आते कहां से हैं? ये कहां से आते हैं? रिफ्यूजी क्राइसिस तो उन देशों में है जहां से लोग लाखों लाख की तादाद में भाग करके जाते हैं। रिफ्यूजी क्राइसिस तो यूरोप में है, जहां मिडिल ईस्ट से लोग भाग करके जा रहे हैं। भारत में क्या रिफ्यूजी क्राइसिस है? तुम तो मैन्युफैक्चर्ड रीजन ला करके लोगों को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हो। जब पूरी तरह से बाउंड्री प्रोटेक्टेड है तो लोग आते कैसे हैं? और अगर आ जाते हैं तो हमारे पुलिस वाले क्या करते हैं? देयर इज ए टूल कॉल्ड डिटेक्शन एंड डेपोटेशन। अगर कोई यहां पर आ गया, आप उनको डिटेक्ट करो, उनको डिपोर्ट करो। हम बिल्कुल नहीं बोलने जाएंगे कि आपने किसको डिपोर्ट किया। और दोस्तों, आप यहां पे मौजूद हैं, आप जो है अपनी अपनी सरकारों से, हर स्टेट की सरकार से आप जानकारी लीजिए कि पिछले 10 साल में आपने कितनों को डिटेक्ट किया और कितनों को डिपोर्ट किया। पता चलेगा कि भाई ये तो कुछ ऐसे 2 डिजिट में है, 100 भी नहीं है। जहां पे नंबर 100 नहीं है, 1000 नहीं है, वहां पे आप कैसे एनआरसी करेंगे? कैसे सीएए लेकर के आएंगे? कैसे एनपीआर की जानकारी भरेंगे? डॉक्टर कफील ने कहा था कि इन्होंने बड़े बड़े जो वादे किए थे और आज तो फेल हो गए हैं, जवाब नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए उसको छुपाने के लिए लेकर के आ रहे हैं। दोस्तों, हम भी ये कहना चाहते हैं कि इस सरकार को हमने चुना था कि हमें रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, सड़क, साफ पानी, साफ हवा, स्कूल, ये सब देगी। लेकिन आज सरकार क्या दे रही है? एनआरसी दे रही है, गरीबों को मारने की कोशिश कर रही है। ये सरकार, मैं बता दूं, गरीब, किसान, मजदूर, दलित, आदिवासी, मुसलमान, अदर माइनॉरिटीज, उन सब के खिलाफ है। आज ये कानून बनाया गया है जिसमें सिर्फ मुसलमान फिगर नहीं है। क्या गारंटी है कि कल इसमें सिखों को रखा जाएगा? गोलवलकर साहब ने तो दुश्मनों की पूरी जो सीक्वेंस है वो बना करके गए हैं। पहला दुश्मन मुसलमान, दूसरा दुश्मन ईसाई, तीसरा दुश्मन दलित, चौथा दुश्मन कम्युनिस्ट। आपने तो दुश्मनों की पूरा ऐसे सीक्वेंस बना करके दिखाया है। तो आज ठीक है, आपने मुसलमानों को निकाल दिया। मैं ईसाई भाइयों से कहना चाहता हूं कि क्या गारंटी है कि कल सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का जो बिल है आपको उसमें रखा जाएगा? मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सरकार इस देश की जो डाइवर्सिटी है उसको समझती नहीं है। डाइवर्सिटी इस देश की ताकत है और ये सरकार नहीं समझ पा रही है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित, दोस्तों इतने ही रिलीजन नहीं है। अगर आप जाएंगे देहातों में तो आदिवासियों का भी एक रिलीजन है, लिंगायत भी एक रिलीजन है, और बहुत सारे रिलीजन ऐसे हैं कि जिन्होंने होम मिनिस्ट्री में एप्लीकेशन दे करके रखा है कि हम हिंदुज्म के पार्ट नहीं है, हमको अलग रिलीजन ट्रीट किया जाए। कई मजहब हैं, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कोई मजहब नहीं मानते हैं, वैसे भी लोग हैं, और ये हजारों हजार साल से इस देश में रह रहे हैं। आप कैसे इनको बांट सकते हो? कैसे इनको डिवाइड कर सकते हो? तुम समझो कि ये देश की ताकत है, तुम देश की ताकत नहीं समझ रहे हो। और आज जिस तरह से लोग सड़कों पर निकल करके आए हैं डेमोक्रेटिक वे में, कॉन्स्टिट्यूशन को बताने के लिए और तिरंगा को ऊपर उठाने के लिए, एक न एक दिन आपको झुकना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 4 हफ्ते का जो वक्त दे दिया को अपना रिप्लाई फाइल करने के लिए, उनके पेशेंस को ऐसा लगता है कि टेस्ट किया जा रहा है। हो सकता है कि लोग एहतजाज से उठ जाएं,
प्रोटेस्ट करना बंद कर दें। मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी तो कुछ दिन और हफ्ते हुए हैं, अभी महीने और साल बचे हुए हैं। हम महीनों महीनों बैठ सकते हैं, हम सालों साल बैठ सकते हैं। और आपने ये महसूस किया होगा, इस एहतजाज की शिद्दत कम नहीं हो रही है, बढ़ती जा रही है। और आज सड़कों पर आपको मुसलमान दिखाई देते हैं, क्योंकि डायरेक्ट खतरा उनको है। आप देखिएगा, हमारे साथ दलित आएंगे, हमारे साथ आदिवासी आएंगे, हमारे साथ ओबीसी आएंगे, हमारे साथ मजदूर आएंगे, हमारे साथ किसान आएंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि हिंदू मजहब को मानने वाले जो ह्यूमनिस्ट हैं, जो जस्टिस लविंग पीपल हैं, वो भी हमारे सामने आएंगे। और इस सरकार को जब ये लग जाएगा कि इनके साथ तो तादाद ज्यादा हो गई है, नंबर ज्यादा है, उस दिन इनको झुकना पड़ेगा और जीत होगी। और तारीख ने यह बताया है कि जब जब इस तरह के डेमोक्रेटिक मूवमेंट हुए हैं, तब तब जीत डेमोक्रेटिक मूवमेंट की हुई है। जाते जाते मैं आपको कुछ बताने चाहूंगा कि बहनों, भाइयों, दोस्तों, प्यारे बच्चों, ये वक्त जो है सीरियस हो जाने का है। हम पढ़ें, समझें, हमारे जो हिंदू भाई हैं उनको भी समझाने की कोशिश करें। हम कुछ त्याग करें, जो लोग इसमें लड़ रहे हैं उनकी मदद करें। जहां जहां पे इस तरह की बातें हो रही उसमें हम शामिल होने की कोशिश करें। नेल्सन मंडेला ने एक बार कहा था कि चाहे वो कौमों की हयात हो या किसी कंट्री की लाइफ हो, एक ऐसा वक्त आता है या तो आपको सबमिट करना पड़ेगा या आपको लड़ना पड़ेगा। अब आपके पास दो चॉइस है, या तो आप अपने आप को उनके हवाले सुपुर्द कर दो या लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। आप बताइए कि क्या करेंगे आप? महात्मा गांधी, द फादर ऑफ नेशन ऑफ इंडिया, 6 से 7 साल तक जेल में बंद थे। क्या जेल में जाने से क्या फादर ऑफ नेशन कोई नहीं बन सकता है क्या? जेल में जाने से कोई मिनिस्टर या कुछ और नहीं बन सकता है क्या? बशर्ते कि ये लड़ाई जो है इमेंसिपेशन की लड़ाई हो, आज़ादी की लड़ाई हो। और आप कसम खाइए कि इस आज़ादी की लड़ाई के लिए हम जेल तक जाने के लिए तैयार हैं और हम जाएंगे। और सालों साल, महीनों महीनों हम एहतजाज करेंगे। और जो लोग इसमें उतरे हुए हैं उनकी भी मदद करें और एक आहद और करके जाएं कि एनपीआर का कोई भी कॉलम नहीं भरेंगे और एनआरसी के दौरान कोई भी कागज नहीं दिखाएंगे। फरहान भाई, आपने हमें बुलाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो पूरे देश में जो सारी चीजें हो रही हैं उसकी एक कड़ी है और कहीं ना कहीं इसका फायदा लोगों को होगा, लोग अवेयर होंगे और सड़कों पर और ज्यादा से ज्यादा उतरेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।